अस्सलाम वालेकुम मेरे सीनियर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे टीचर्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नॉर्मली हर वीडियो के एंड पे ये बात बोलता हूँ कि काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आज मैं एज अ रिमाइंडर शुरू में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको और ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाइए। मेरे फेसबुक पेज शौकत होम्योपैथिक क्लिनिक को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। एक छोटा सा लेक्चर है, जैसे इससे पहले भी हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर एक लेक्चर किया था, तो आज हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर एक लेक्चर करेंगे, जिसमें हम उसके बारे में जानेंगे, उसके साइन सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, कॉजेस के बारे में जानेंगे, और होम्योपैथिक रेमेडीज क्या हो सकती हैं उसके लिए, वो भी हम उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर से ही पता चल जाता है कि थायराइड जो फंक्शन ज़्यादा कर रहा है, ओवर एक्टिव थायराइड है, तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म हैपेंस व्हेन द थायराइड ग्लैंड मेक्स टू मच थायराइड हार्मोन। दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड ओवर एक्टिव थायराइड। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो एक तरह से पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो अब जब हाइपर थायराइडिज्म होगा, यानी थायराइड का फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें फिर क्या होगा कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, हैंड्स में ट्रिमर होना शुरू हो जाएंगे, हाथ इससे कांपना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इरेगुलर एंड रैपिड हार्ट बीट होगी, कि आपके हार्ट के मसल्स के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। जहाँ जहाँ भी मसल्स होंगे वहाँ पे इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब लोकेशन, जैसे हम पिछले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके बेस ऑफ द नेक पे होता है ये, एडम्स एप्पल के पास। ठीक है, और बटरफ्लाई शेप होता है, इसकी दो लोब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब, जो दोनों ज्वाइन होती हैं सेंट्रली इस्थमस के साथ। सही, और उसके बाद नॉर्मली हम ज़्यादा जगह ये डिस्कस करते हैं कि दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसमें हम थायरोक्सिन T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन T3, लेकिन ये एक और हार्मोन रिलीज करता है कैल्सिटोनिन, जिसका फंक्शन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के साथ होता है। ठीक है, तो लेकिन मेजर हार्मोन्स जिसके हैं वो T3 T4 है, यानी थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। अब इसके फंक्शंस एक दफ़ा ब्रीफली हम फिर वही कर लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि बॉडी के सारे सेल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी के अंदर कितनी प्रोटीन्स बननी चाहिए ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कॉजेस पे। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, hyperthyroidism happens when the thyroid gland puts too much of those thyroid hormones into the bloodstream. कंडीशन दैट कैन लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड कौन कौन सी हो सकती हैं, ग्रेव डिजीज। जैसे उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने हाशिमोटोस को डिस्कस किया था कि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। यहाँ पे ग्रेव डिजीज है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जो थायराइड के ऊपर ही अफेक्ट करना शुरू कर देती है और थायराइड की ओवर सिक्रीशन करवाना शुरू करवा देती है थायरोक्सिन की, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ चली जाती है। ठीक है, फिर सेकंड आता है ओवर एक्टिव थायराइड नोड्यूल्स, यानी इसमें ये होता है कि थायराइड के अंदर ही जो है कि सेल्स के अंदर एक नोड्यूल बन जाता है। नोड्यूल समझ लें एक गिल्टी बन जाती है, और उसको हम बिनाइन कहते हैं, बिनाइन एडिनोमा कहते हैं। एडिनोमास नॉर्मली बिनाइन ही होते हैं, एडिनोमा कहते हैं। अब उसमें होते तो थायराइड सेल्स हैं, लेकिन वो थायराइड की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे होते हैं, थायरोक्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे होते हैं, और थायरोक्सिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में जा रही होती है, जिसकी वजह से जो है ये कंडीशन ओवर एक्टिव थायराइड नोड्यूल की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ पेशेंट चला जाता है। इसको एक दफा रीड भी कर लेते हैं। दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड टॉक्सिक एडिनोमा। ठीक है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर एंड प्लूमर डिजीज भी कहते हैं इसको। दिस फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म हैपेंस व्हेन अ थायराइड एडिनोमा मेक्स too much thyroid hormone, and adenoma is a part of gland, और ग्लैंड का ही पार्ट होता है, दैट इज वॉल्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्लैंड, यानी ग्लैंड से अलग कर लेता है अपने आप को ये। इट फॉर्म्स बिनाइन लम्प्स। बिनाइन लम्प्स जैसे मैंने बताया कि कैंसर्स नहीं होते, बिनाइन होते हैं। ट्यूमर्स को हम दो टाइप्स में कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेलिग्नेंट एंड बिनाइन। ठीक है, इस पर भी हम लेक्चर करेंगे। तो ये बिनाइन होते हैं, ठीक है, बिनाइन एडिनोमास होते हैं। लेकिन ये जो है थायराइड को जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो थायराइड ग्लैंड आपका स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से गॉइटर जो है यानी गिलहट जो है वो नुमाया होना शुरू हो जाता है। थर्ड कंडीशन आ जाती है थायरोइडाइटिस। थायरोइडाइटिस जो है उसको भी हम बेसिकली आइटिस, मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझाई हुई है कि किसी भी कंडीशन के आगे ITIS लग जाए, दैट मीन्स वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो थायरोइडाइटिस यानी थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है, और ये भी मोस्टली ऑटो इम्यून कॉजेस की वजह से होती है, लेकिन इसके जो मेन कॉज है वो अभी तक अनक्लियर है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, द इन्फ्लेमेशन कैन कॉज एक्स्ट्रा थायराइड हार्मोन स्टोर्ड इन द थायराइड ग्लैंड टू लीक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी जो स्टोर हुआ होता है उसको ब्लड स्ट्रीम में लीक करवाना शुरू कर देता है, एंड कॉज सिम्टम्स ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो ये तीसरा 3 कॉज हो गए, ग्रेव डिजीज हो गई, ओवर एक्टिव थायराइड नोड्यूल हो गया, और थायरोइडाइटिस हो गया।
सिम्टम्स क्या आ जाते हैं। अब सिम्टम्स इसके आप नोट कीजिएगा कि ज़्यादातर सिम्टम्स इसके जो है ना वो हाइपो के ऑपोजिट है, ठीक है। अब हाइपरथायराइडिज्म समटाइम्स लुक लाइक अ हेल्दी अदर हेल्दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको हेल्दी प्रॉब्लम भी समझा जाता है, ठीक है। दे कैन मेक इट हार्ड टू डायग्नोज, इट कैन कॉज मेनी सिम्टम्स इंक्लूडिंग लूजिंग वेट विदाउट ट्राइंग, यानी वो बंदा ट्राई नहीं कर रहा लेकिन उसका वेट लूज हो रहा है, ठीक है। टेकिकार्डिया, हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, यानी 60 से नीचे हार्ट बीट जा रही है तो ब्रेडिकार्डिया, इसमें टेकिकार्डिया हो रहा है, यानी 100 से ऊपर हार्ट बीट जा रही है तो दैट इज टेकिकार्डिया, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट एंड ऑल्सो कॉल्ड एरिथमिया, यानी एरिथमियाज, यानी हार्ट बीट जो है वो बहुत इरेगुलर चल रही है इसके अंदर। फिर पाउंडिंग यानी पैल्पिटेशंस बहुत होती हैं इसके अंदर। फिर इंक्रीज हंगर, जैसे मैंने बताया कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, तो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जब मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा हो जाता है तो वो आपको आपकी डाइजेशन भी तेज़ हो जाती है, आपकी बोवल मूवमेंट्स भी तेज़ हो जाती हैं, तो आपको बार बार भूख भी लगती है, तो इसमें जो है इंक्रीज हंगर हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा जो है ट्रेमर्स, जैसे मैंने बताया, यूजुअली अ स्मॉल ट्रेम्बलिंग इन द हैंड एंड फिंगर, जैसे ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि हाथ और फिंगर्स के अंदर जो है घबराहट सी होती है, ठीक है। चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, अब उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड था, इसमें इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट है, ठीक है। यानी गर्मी से ज़्यादा गर्मी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करते हैं, ठीक है। फिर चेंजेस इन द बोवल मूवमेंट, जैसे मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो बोवल मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, तो आपको बार बार वॉशरूम की हाजत जो है वो भी बार बार होगी इसके अंदर, ठीक है। एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, समटाइम्स कॉल्ड गॉइटर, यानी गिलहड़ की शक्ल में भी आ जाएगा बाहर, विच में अपीयर एज अ स्वेलिंग एट द बेस ऑफ द नेक, ठीक है। नेक की बेस के ऊपर एक गिलहड़ या गॉइटर जो है वो अपीयर हो जाएगा। टायर्डनेस होती है इन लोगों के अंदर, यानी थकावट फील करते हैं, मसल वीकनेस होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं इनके अंदर। फिर वार्म मॉइस्ट स्किन होती है, अब उसमें ड्राई स्किन थी, हाइपोथायराइडिज्म में स्किन ड्राई थी, इसमें इनकी स्किन जो है वार्म और मॉइस्ट होती है, ठीक है। फिर स्किन थिन हो जाती है इनकी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, स्किन के नीचे की सारी फैट जो है वो भी जो है वो मेटाबोलाइज हो गई है, तो स्किन बहुत थिन हो जाती है। और इनके हेयर जो हैं वो बिल्कुल फाइन ब्रिटल ऐसे हो जाते हैं कि आप पकड़ो और वो टूट जाए, इस तरह हो जाते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन फिर ये आ जाती है कि जो ओल्डर पीपल होते हैं उनके अंदर हाइपरथायराइडिज्म को डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर प्रायर हिस्ट्री ना हो, क्योंकि उनके अंदर पहले से हार्ट प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वेट लॉस होता है, डिप्रेशन होता है, वीक फीलिंग होती है, तो ये चीज़ें पहले से उनके अंदर चल रही होती हैं, तो हमें हाइपरथायराइडिज्म को की तरफ जाना जो है वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं मुश्किल लगता है ओल्ड पेशेंट्स के अंदर। अब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं हाइपरथायराइडिज्म के। एक तो फैमिली हिस्ट्री, जिसमें ग्रेव डिजीज़ हो, पहले किसी को अगर ग्रेव डिजीज़ है हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में, तो उसको हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ सर्टेन क्रॉनिक इलनेस इंक्लूडिंग पर्निशियस एनीमिया एंड प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, ठीक है। एड्रिनल इंसफिशिएंसी, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनीज के ऊपर होता है, अगर उसका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है तब भी वो बंदा हाइपरथायराइडिज्म की तरफ जा सकता है। रिसेंट प्रेगनेंसी विच रेजेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग थायराइडाइटिस, ठीक है, कि रिसेंट प्रेगनेंसी अगर हुई है जिसकी वजह से थायराइडाइटिस हो सकता है, थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, दिस कैन लीड टू हाइपरथायराइडिज्म। अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। कॉम्प्लिकेशंस वही आ जाती हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होगा, एरिथमियाज होगा। एरिथमियाज में सबसे कॉमन जो होती है वो होती है एट्रियल फिब्रिलेशन एरिथमिया में, यानी हार्ट रेट के अंदर हार्ट रिदम डिसऑर्डर कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इनके अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अ कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नॉट सर्कुलेट एनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड, यानी हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता और बॉडी की नीड को जो है वो पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। एक तो हो गई हार्ट प्रॉब्लम्स। फिर ब्रिटल बोन्स किस वजह से इसके अंदर होगी कि अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसकी वजह से ये होगा कि इनकी बोन्स ब्रिटल होगी। ब्लड के अंदर थायरोक्सिन ज़्यादा होने की वजह से बोन्स के अंदर कैल्शियम की स्टोरेज जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से इनकी बोन्स वीक होने शुरू हो जाएंगी और ब्रिटल होना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद विजन प्रॉब्लम, जो एक मार्क साइन होता है हाइपरथायराइडिज्म का, कि हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट आपके पास आया है, तो आप कैसे पहचानोगे उसको। सबसे पहले तो आप जो है उसकी आंखें देख के पहचान जाओगे कि भाई ये हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें लेके आ गई है और वीक है, बिल्कुल लीन है, तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा ये हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है। तो उसमें जो है सम पीपल विद हाइपरथायराइडिज्म डेवलप अ प्रॉब्लम कॉल्ड थायराइड आई डिजीज,
It is more common in people who smoke. This disorder affects the muscles and other tissues around the eyes. क्योंकि फैट डिजॉल्व हो रही है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, फैट डिजॉल्व हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स डिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स की आइज के अंदर बल्जिंग ऑफ दी आइज होगी, क्योंकि साइडों की फैट्स नहीं है तो आइज बल्ज होंगी, और उस कंडीशन को एक्सॉफ्थैलेमस कहते हैं, ठीक है। मैंने पिक्चर भी डाल दी है उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रिटी सेंसेशन इन आइज, इनकी आंखों के अंदर ऐसा लगेगा रेत रेत है। फिर उसके बाद प्रेशर और पेन इन दी आइज, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मसल्स जो है वो उनकी वीकनेस हो रही है, तो इनको जो है प्रेशर फील होगा आइज के अंदर। पफी और रिट्रैक्टेड आईलेट्स, यानी ये आईलेट्स जो है ये इनके पीछे की तरफ खिंच जाएंगी, क्योंकि वहाँ के भी फैट जो है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। रेडनेस और इन्फ्लेम्ड आइज, इनकी आंखें जो हैं उनमें रेडनेस होगी, इन्फ्लेम्ड होगी, सूजी हुई आंखें लगेंगी आपको, क्यों? क्योंकि एक्सॉफ्थैलेमस की वजह से। फोटोफोबिया होगा इनमें, यानी लाइट सेंसिटिविटी होगी। फिर उसके बाद डबल विजन यानी डिप्लोपिया, यानी इनको एक चीज़ जो है वो दो दफा नजर आ रही होगी, दो नजर आ रही होंगी, ठीक है। अगर आई प्रॉब्लम्स जो हैं अनट्रीटेड रहें या उनको ट्रीट ना किया जाए तो ये पेशेंट ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा सकता है। फिर कॉम्प्लिकेशंस में फिर आ जाता है रेयर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो है डिसकलर्ड सोलन स्किन। ये ग्रेव डिजीज के अंदर होता है नॉर्मली। इसके अंदर ये होता है कि स्किन और फीट की जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन को कहते हैं ग्रेव्स डर्मोपैथी। ग्रेव्स डर्मोपैथी के अंदर स्किन और फीट का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर एक और जैसे हमने उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हमने एंड पे जो है सबसे क्रिटिकल कंडीशन को डिस्कस किया था, इस तरह हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर भी हम एंड पे सबसे क्रिटिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं थायरोटॉक्सिक क्राइसिस। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, द रेयर कंडीशन आल्सो कॉल्ड थायराइड स्टॉर्म। स्टॉर्म से आप अंदाजा लगाओ कि ये तो तूफान है पूरा एक, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म raises the risk of thyrotoxic crisis. It causes severe, sometimes life-threatening symptoms. It requires emergency medical care. Symptoms में include symptoms क्या क्या हो सकते हैं इसमें? Fever, tachycardia, जैसे मैंने बताया 100 से ऊपर हार्ट बीट जा रही है तो टैकिकार्डिया होगा। Nausea, vomiting, diarrhea, dehydration, confusion and delirium. I'm sorry. अब इसमें आपने देखा कि सारी चीजें जो है, वॉमिटिंग भी आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा रही है, डायरिया भी डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, डिहाइड्रेशन तो हो ही रही है, ये भी तीनों चीजें होंगी तो कंफ्यूजन भी होगी उस बंदे के अंदर, और फिर डिलीरियम भी होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी में, अगर उसको आपको पता है कि उसके हाइपरथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री है, तो आप फौरन उसको इमरजेंसी में लेकर जाओ। डायग्नोसिस फिजिकल डायग्नोसिस, हम जो है सिंपल जो है पेशेंट की बैक से उसको जो है उसके थायराइड को वो पैल्पेट करेंगे और उसको सॉल्व करने को कहेंगे, तो हमें लोब्स का पता चल जाएगा कि लोब्स की सिमेट्री कैसे चल रही है उसकी। फिर उसके बाद फिजिकल साइंस हम नोट करेंगे कि उसके जो है फिंगर्स और हैंड्स जो हैं वो ट्रेम्बल कर रहे होंगे, और उसके ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस होंगे, रैपिड और इरेगुलर पल्स होगी इसकी। जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट जो होते हैं उनकी जो रैपिड और इरेगुलर पल्स होगी, ठीक है। फिर आई चेंजेस, जैसे मैंने बताया एक्सॉफ्थैलेमस, सामने बैठा हुआ पेशेंट आपको पता चल जाएगा भाई ये तो एक्सॉफ्थैलेमस है इसको। फिर उसके बाद वार्म मॉइस्ट स्किन, इनकी स्किन जो है वो गर्म होगी, और जैसे हाइपो के अंदर ठंडी और ड्राई स्किन थी, इसके अंदर वार्म और मॉइस्ट स्किन होगी, ठीक है। फिर ब्लड टेस्ट के अंदर फिर वही आ जाते हैं, हम थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे। अगर इस पेशेंट का T4 जो है, थायरोक्सिन लेवल जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंक्रीज हुआ है, और TSH लेवल जो है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है, दैट मीन्स ये पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ है, क्योंकि थायरोक्सिन का लेवल जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत इंक्रीज हुआ है और उसको वो अनकंट्रोलेबली इंक्रीज है, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पिछले लेक्चर में भी मेंशन की थी, कि जब भी आप थायराइड प्रोफाइल के लिए जाओ, आप अगर कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हो, तो आप एक हफ्ते पहले बंद कर दो। एक हफ्ते पहले बंद कर दो, क्योंकि आपके मल्टीविटामिन्स, आपके सप्लीमेंट्स जो हैं, आपकी भी जो थायराइड प्रोफाइल है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो और इसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर स्पेसिफिकली जिन सप्लीमेंट्स के अंदर बायोटिन है वो आप अवॉइड करो, क्योंकि वो आपकी थायराइड प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे हम? रेडियो एक्टिव स्कैन करेंगे एंड अपटेक टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन इंजेक्ट की जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब वो फिर क्या होता है कि अगर थायराइड जो है, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है, रेडियो आयोडीन भी कहते हैं हम उसको, अगर वो ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, दैट मीन्स वो पेशेंट जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म का है, ठीक है। और उसको जो है हम ग्रेव डिजीज की तरफ लेके जाएंगे या ओवर एक्टिव थायराइड नोड्यूल डायग्नोस करेंगे। सेकंड जो है, अगर वो जो है जिसको क्या कहते हैं, रेडियो आयोडीन जो है वो नॉर्मली अपटेक कर रहा है या प्रॉपर्ली अपटेक नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को थायराइडाइटिस की तरफ लेके जाएंगे कि इसको हो सकता है थायराइड इन्फ्लेमेशन हो, इसको ग्रेव डिजीज या नोड्यूलर प्रॉब्लम नहीं है, इसको थायराइडाइटिस है। फिर उसके बाद आ जाता है थायराइड अल्ट्रासाउंड। थायराइड अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि उसके अंदर अगर नोड्यूल है तो उसका नोड्यूल की पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है, और उसकी जो राइट और लेफ्ट लोब है उनके अंदर क्या चेंजेस हैं, इस्थमस के अंदर कोई चेंजेस हैं। तो अल्ट्रासाउंड एक सेफेस्ट ऑप्शन होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल के लिए, एक सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो काउंट किया जाता है।
उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। नॉर्मली एलोपैथिक के अंदर तो जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर जो है सबसे पहली रेमेडी हमारे पास आ जाती है आईडीएम। आईडीएम हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी काम कर रही थी, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर भी वो बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो आईडीएम जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद नेट्रम्योर, नेट्रम्योर के ऊपर जो है एक केस स्टडी हुई थी जिसमें एक पेशेंट को 6 महीने तक जो है नेट्रम्योर दिया गया था और 6 महीने के बाद उसको मॉनिटर करते रहे 1 साल तक। तो 1 साल तक, उस 1 साल के दौरानिए के अंदर उसकी थायराइड प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल आई। दैट मीन्स नेट्रम्योर ने भी बहुत अच्छा काम किया हाइपरथायराइडिज्म के केस के अंदर। फिर उसके बाद एक रेमेडी आ जाती है हमारे पास लाइकोपस वर्जिनिकस। ठीक है, लाइकोपस वर्जिनिकस हम तब देंगे जब उस पेशेंट के अंदर पैल्पिटेशंस बहुत ज्यादा है, वेट लॉस है, नर्वसनेस है, सेंसेशन ऑफ थ्रोट कंस्ट्रक्शन, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि गला घुटा घुटा लग रहा है अंदर से, तब हम लाइकोपस वर्जिनिकस देंगे। फिर उसके बाद आ जाती है मेलिजा ऑफ। ठीक है, मेलिजा ऑफ जो है इसका भी एंटी जो है हाइपरथायराइडिकल इफेक्ट बहुत अच्छा है हाइपरथायराइडिज्म के अंदर, तो मेलिजा ऑफ को भी हम याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो कॉमन रेमेडीज आ जाती हैं जो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, उसमें हमारे पास सल्फर है, सल्फर बहुत अच्छा काम करती है, फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। उसके बाद पल्सटिला बहुत अच्छा काम करती है, और स्पोंजिया टोस्टा, स्पोंजिया टोस्टा हमने हाइपो में भी यूज की थी, वहां पे भी अच्छा काम कर रही थी, और स्पोंजिया टोस्टा जो है आपके हाइपरथायराइडिज्म के अंदर भी अच्छा काम करेगी। ठीक है, तो ये रेमेडीज आपने याद रखनी है। 8 रेमेडीज उसके अंदर थी, 8 रेमेडीज इसके अंदर है। ठीक है, इसमें आईडियम आ गई आपकी, नेट्रम्योर आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास लाइकोपस वर्जिनिकस आ गई। ठीक है, मेलिसा ऑफ आ गई, और उसके बाद सल्फर, फास्फोरस, पल्सटिला एंड स्पोंजिया टोस्टा। ये कोई भी आपके पास हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट आता है तो आपने हमेशा ये रेमेडीज जो हैं वो अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, और उसके अलावा जो है हमेशा याद रखना है, जब भी आपके पास हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट आएगा ये रेमेडीज आपके माइंड में होनी चाहिए। और आज का लेक्चर जो है होपफुली इंफॉर्मेटिव होगा, और काइंडली अगेन फिर मैं वही बात कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है और अच्छे टॉपिक के ऊपर लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।